नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो एमए थर्ड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम। मेरे प्यारे दोस्त, तो पेपर नंबर 1 का नाम है अनुसंधान विधियाँ। ठीक है, क्या है आपके पेपर नंबर 1 का नाम? अनुसंधान विधियाँ। ठीक है, इसके हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक वीडियो आपका पड़ चुका है, वो पार्ट 1 था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाकर के। ठीक है, ये आज आपका पार्ट नंबर 2 है। कौन सा है? तो आपका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है आपका। इसमें आपके कुछ प्रश्न बताए जाएंगे जो लगभग 100% आपकी परीक्षा में आने तय हैं। ठीक है, बस इनको क्या कर लेना है, आपको रट लेना है, याद कर लेना है। चलिए, पिछली वीडियो में जो हमने क्या किया था, हमने लगभग 9 प्रश्न क्लियर कर लिए थे। 9 प्रश्नों को देख लिया था, 8 प्रश्न देख लिए थे, गुणात्मक चर तक देख लिया था। ठीक है, उसके आगे हमें जो है क्या करना था, इस वीडियो को बढ़ाना था। तो चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रतिदर्श का अर्थ बताना है आपको। मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताना है? प्रतिदर्श का अर्थ बताना है। तो गुडे एवं हॉट महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि प्रतिदर्श, जैसा कि आप इसके नाम से ही स्पष्ट है, विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधि है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? विस्तृत समूह मतलब बहुत बड़े समूह का एक छोटा सा प्रतिनिधि ही क्या कहलाता है? प्रतिदर्श कहलाता है। ये कौन कहते हैं? गुडे एंड हार्ट महोदय जी कहते हैं। ठीक है, हॉट मत कह दीजिएगा, हार्ट महोदय। ठीक है, जब क्या होता है कि हा के ऊपर ऐसे चांद ये लगा दिया जाता और टा लिख दिया जाता तो वो आपका हॉट हो जाता। लेकिन ये क्या है? ये हा पर आक मात्रा हा और टा है, तो इनका नाम हार्ट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे लिखना है कि व्यक्तियों या वस्तुओं के विस्तृत समूह का एक छोटा सा आकार का प्रतिनिधि ही प्रतिदर्श है, जिसके आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के लिए विश्वसनीय या वैध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। क्या बताते हैं कि व्यक्तियों या वस्तुओं का जब कहीं पे बहुत बड़ा समूह आपको देखने को मिले और उसका एक छोटा सा आकार ही क्या कहलाता है? प्रतिनिधि। उसके आकार का जो प्रतिनिधि करता है वही आपका प्रतिदर्श कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आई होप ये आपका प्रतिदर्श वाला भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए। मतलब प्रतिचयन की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। ये सारे जितने क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन्हें याद कर लेना है, सब दिमाग में रख लेना है। वहाँ पे आपसे केवल प्रतिचयन लिख के छोड़ देगा, तो आपको प्रतिचयन की परिभाषा बतानी रहेगी। अगर आप उनके बारे में थोड़ा बहुत सुन भी रखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपने उस वीडियो में आज सुन लिया और जब पेपर देने जाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ सर ने जो है फला फला चीज़ जो है प्रतिचयन के बारे में बता रखा था। तो ना वही चीज़, तो थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे, उससे मिलता जुलता लिख पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसमें आप लिखेंगे कि बोगार्ट्स महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव ही प्रतिचयन कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि पूर्व निर्धारित, जो पहले से ही निर्धारित योजना होती है मेरे प्यारे दोस्त, पहले से ही निर्धारित योजना हो जो होती है उसी के अनुसार एक समूह में से क्या होता है, एक ग्रुप में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव, कुछ निश्चित प्रतिशत होते हैं, उन्हीं इकाइयों का जब हम चुनाव करते हैं तो वही आपका प्रतिचयन कहलाता है। ये आपके कौन कहते हैं? बोगार्ट्स महोदय कहते हैं। उसी में बात करें कार्लिंगर महोदय के अनुसार तो वो बताते हैं किसी जनसंख्या या समष्टि से, ठीक है क्या मेरे प्यारे दोस्त, किसी जनसंख्या या समष्टि से उसके प्रतिनिधित्व स्वरूप एक अंश चुन लेने को क्या कहते हैं? प्रतिचयन कहते हैं। मतलब बता रहे हैं कहीं पे कोई जनसंख्या है, कई सारे व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, या समष्टि है, तो उसके प्रतिनिधि स्वरूप हम क्या करते हैं, एक अंश को उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चावल आपके यहाँ पे बनाया जाता होगा, तो क्या आप एक एक चावल को टोकर वहाँ पे छू के ऐसे दबा के देखते हैं कि सारे पक गए हैं? नहीं। क्या करते हैं, कहीं एक कोने से थोड़ा सा चावल उठाते हैं और देखते हैं वो पक गया है तो बता देते हैं पूरा चावल पक गया है। ठीक उसी प्रकार से जब कहीं पे कोई जनसंख्या हो या कोई समष्टि हो, वहां से हम कोई भी एक छोटा सा अंश प्रतिनिधि के रूप में जब वो ले लेते हैं तो वही आपका प्रतिचयन कहलाता है। तो आई होप ये आपका प्रतिचयन भी क्लियर हो गया होगा। बस इस तरीके से याद रखिए कि चावल हमें जब पकाया जाता है तो हम थोड़ा सा देख के बता देते हैं पूरा चावल पक चुका है, पूरा चावल वहाँ पे देखने नहीं जाते हैं। मतलब सब्जी बनती है
या दही बड़ा आपने खाया होगा, बड़ा जब बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त दही बड़ा, तो उसको उसमें से एक बड़ा ही चीखा जाता है, समझ रहे हो ना? उसका ही स्वाद लिया जाता है कि नमक वगैरह फिट है, सभी को नहीं थोड़ा-थोड़ा खा के देखने लगते कि हाँ भैया फला वाला उठाओ उसमें हमें लग रहा है नमक कम है, ऐसा तो होता नहीं। तो वही आपका क्या कहलाता है? प्रतिचयन कहलाता है, ठीक है? चलिए, आगे 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है देव निदर्शन की परिभाषा दीजिए। देव निदर्शन के बारे में मेरे प्यारे दोस्त बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि देव निदर्शन को संयोगिक या यादृच्छिक निदर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोगिक या यादृच्छिक निदर्शन भी कहते हैं। देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। मतलब बताते हैं कि ये देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र मतलब सभी की प्रत्येक इकाई के चुने मतलब जितनी भी इकाई है उतने सभी के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। मतलब सभी को बराबर देखा जाता है, पक्का नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि इसी को ही चुना जाएगा, किसी को भी उठा सकते हैं वहाँ से। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उनके स्थान पर संभावना को प्रतिदृष्ट हाँ प्रतिदृष्ट यही लिखा है ना, ये कट गया है थोड़ा सा, प्रतिदिष्टर दिखाया जाता है। मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी एक के व्यक्तिगत महत्व को वो नहीं दिया जाता वैल्यू। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग आपके घर के बैठे हैं, ठीक है, तो अभी वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन किया जाए या कोई बात रखी जाए या कोई निर्णय लेना हो तो आप लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं, व्यक्तिगत महत्व देते हैं, अपने दादाजी के पास जाएंगे कि भैया जो ये कहेंगे वही हम मान लेंगे, ठीक है। यही तो होता है, नॉर्मली हर घर पे होता है, या हो सकता है कहीं कहीं पे ना हो, लेकिन लगभग यही चीज़ें होती हैं। वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं, यहाँ पे सभी को समान अधिकार दिया जाता है। जैसे एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पर टीचर किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, उसमें व्यक्ति विशेष की विशेषता को नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाता है? देव निदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? देव निदर्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक महोदय का नाम भी सुन लेते हैं, कौन? पार्टन जी के अनुसार देखें तो उन्होंने देव निदर्शन को बताते हुए लिखा है कि देव निदर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई या तत्व के चुने जाने का समान अवसर हो। मतलब बताते हैं देव निदर्शन विधि का उपयोग हम तभी करते हैं, उसी समय करते हैं जब चुनाव की विधि में ऐसा हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई मतलब जितनी वहां पर हैं सभी इकाई या तत्व, ठीक है, सभी इकाई तथा तत्व के चुने जाने के समान अवसर हों। मतलब किसी को भी चुना जा सकता है, कोई वहाँ पे दो अक्खी वाला काम ना होता हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कार्य ना किया जाता हो, ठीक है। तो देव निदर्शन के बारे में भी आपको जानकारी हो गई। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है अंश प्रतिचयन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखा गया है कि यह वह प्रतिचयन की विधि है जिसमें समष्टि के गुणों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समष्टि के गुणों या विशेषताओं के आधार पर अंशों या वर्गों से विभाजित करके प्रत्येक अंश के आकस्मिक प्रतिचयन किया जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन इकाइयों का चयन करते हैं समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न अंशों या वर्गों की वर्गों में उसी अनुपात में अध्ययन इकाइयों का चुनाव हो जिस अनुपात में इकाइयां समष्टि में विद्यमान हैं। समझ रहे हो ना? यहाँ पे अंश प्रतिचयन क्या है, फिर से सुनिएगा। यहाँ पे बताते हैं कि यह वह प्रतिचयन विधि है जिसमें हम समष्टि के मतलब एक ग्रुप है उसके गुणों या विशेषताओं के आधार पर, उसके कुछ गुण होते हैं कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर अंशों या वर्गों में विभाजित करके, ठीक है, उनको एक अंश या एक वर्ग में विभाजित भी कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। प्रत्येक अंक अंश के आकस्मिक प्रतिचयन किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना कि प्रत्येक में से किसी एक को उठा लिया जाता है। पहले तो उनको क्या किया जाता है, एक ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है, उसमें विशेषताओं के आधार पर उनको बांट दिया जाता है। जैसे कुछ आपकी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उनमें से मान लीजिए 15 को क्या आता है, मैथ अच्छा आता है। उसी में से मान लेते हैं 10 को क्या अच्छा आता है, हिंदी अच्छी आती है, ठीक है। 15 10 25 हो गए, बचे कितने, 15 बचे। उसमें से 5 को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती तगड़े वाली, और उसमें से मान लेते हैं कि 10 को जो है साइंस बहुत
बहुत अच्छी आती है। इस प्रकार से लोगों को बांट दिया गया, ठीक है। अब उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर उनको छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दिया गया, वर्गों में बांट दिया गया, अंशों में बांट दिया गया। अब कह रहे हैं कि इसमें से अंश में से किसी एक को आकस्मिक परिचयन किया जाएगा, मतलब किसी एक को उठा देंगे। नॉर्मली मैथ वाले में से तुम उठो, इंग्लिश वाले में से तुम, साइंस वाले में से तुम, हिंदी वाले में से तुम, ठीक है। किसी एक को उठा दिया जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन की इकाइयों का चयन करते समय, मतलब इस विधि के द्वारा जब हम ये तय करते हैं कि हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जब हमें जिन इन इकाइयों का चयन करना होता है, उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न अंशों या वर्गों, मतलब जितने भी अंश हैं, जितने भी वर्ग हैं, में उसी अनुपात में अध्ययन इकाइयों का चुनाव हो जिस अनुपात में इकाइयां समाविष्ट एवं समष्टि में विद्यमान है। मतलब बता रहे हैं उसी अनुपात में हम इनकी इकाइयों का चुनाव करेंगे जिस अनुपात में वो विद्यमान है उस ग्रुप में। मान लीजिए 5 ही बालक है जो अंग्रेजी जानता है, या 15 बालक मैथ जानता है, तो 15 बालक ज़्यादा हो गए तो मैथ को वहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और अंग्रेजी को कम दिया जाएगा। वहाँ से एक आध बच्चे, और हो सकता है मैथ से 3 बच्चे उठाए जाएं। तो इस प्रकार से उस रेशियो में हम वर्क करते हैं, वही आपका अंश प्रतिचयन कहलाता है। आई होप ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल को मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, और अपने मित्रों के साथ क्या करो मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को शेयर करते रहो। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अवलोकन विधि को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवलोकन विधि को परिभाषित करना है। तो आप बताएंगे मोजर के अनुसार। देखें तो मोजर, पहले तो इनका नाम बड़ा भद्दा भद्दा रहता है, मोजर नाम रखा दिए। बताओ, बढ़िया नाम रखा देते, रामलाल। और नाम अच्छा था भदई। भदई भी बहुत बेकार हो जाता है, हमारे गांव में एक है। अरे कुछ भी रखा देते, मोजर कौन रखाता है, ठीक है। तो मतलब चलो उनका नाम है अपना। तो मोजर महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि अवलोकन विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेणी विधि कहा जा सकता है। क्या बताते हैं कि अवलोकन विधि को अगर हम कहें, ठीक है, क्या अवलोकन विधि को, तो उचित रूप से हम यह कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेणी की विधि है। क्या है? वैज्ञानिक पूछताछ की, मतलब वैज्ञानिक रूप से जो पूछताछ की जाती है उसकी श्रेणी, सॉरी देखिए श्रेणी यहाँ पे ध्यान कहीं अलग है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि अवलोकन विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। वैज्ञानिक पूछताछ की क्या है, ये श्रेष्ठ विधि होती, क्या होती है? अवलोकन विधि, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि ठोस अर्थों में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। मतलब बता रहे हैं कि ठोस अर्थों में अगर देखें तो उसमें निरीक्षण के लिए कानों और वाणी, मतलब सुनना और बोलना तो बहुत कम ही होता है, नेत्रों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। देख कर ही वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अवलोकन विधि में। किसमें मेरे प्यारे दोस्त? अवलोकन विधि में। यह किसने कहा है? मोजर महोदय ने कहा है। बात करते हैं डॉक्टर D.N. श्रीवास्तव के अनुसार, तो उन्होंने बताया है कि यह वैज्ञानिक विधि है। कैसी है मेरे प्यारे दोस्त? या वह वैज्ञानिक विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता कानों या वाणी की अपेक्षा प्रकृति में घटित होने वाली स्वाभाविक घटनाओं का अध्ययन अपने नेत्रों द्वारा करता है। मतलब कह रहे हैं कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको सुनकर या बोलकर कम, देखकर उनका अध्ययन ज़्यादा करता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं उन घटनाओं का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई प्राकृतिक घटना हो जाती है। मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा तूफान चला और आया, कई सारे पेड़ गिर गए, कई लोगों के घर भी उड़ गए, जो छप्पर वगैरह था, टीन था, उनका उड़ गया बेचारों का। तो अभी कुछ लोग क्या कहेंगे कि जब बाहर जाएंगे तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि अरे भैया ऐसा तूफान था कि ट्रैक्टरवा उड़ने लगा, हमारी ट्रालियाँ उड़ने लगी। तो संभव तो है नहीं ट्रैक्टर उड़ना, लेकिन वो बोल रहे हैं, अगला बंदा बैठ के सुन रहा है। तो कोई बोल के बता रहा है, कोई सुन के जान रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की उसमें कोई भी बातों को ध्यान में नहीं रखता है। अवलोकन विधि में ये चीज़ें देखी जाती हैं, जो चीज़ें दिखाई देंगी उन्हीं को सत्य माना जाएगा, नहीं दिखाई दे रही तो उनको सत्य नहीं माना जाएगा, और उन्हीं के ऊपर ही अध्ययन किया जाएगा जो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। आगे लिखते हैं, यह क्रमबद्ध अध्ययन है जो यथार्थ रूप में या समाज के जीवंत
परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता पाएंगे अवलोकन के बारे में। चलिए अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है, साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है कि इंटरव्यू क्या होता है ये बताना है। इंटरव्यू के बारे में आप सभी ने जानकारी प्राप्त कर रखी होगी ना? नहीं जानते तो कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, कहीं फलाने भैया इंटरव्यू देने गए थे। नहीं सुना है तो टीवी वगैरह में सीरियल पिक्चर में सुन रखा होगा इंटरव्यू के बारे में, तो उसी को साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं साक्षात्कार का आशय अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित है। मतलब बताते हैं कि साक्षात्कार का आशय हम उससे लेते हैं जिसमें अनुसंधान करता, मतलब जो जो खोज करने वाला है, जो उनके बारे में अध्ययन करने वाला है, वो उन सभी व्यक्तियों से मिलता है, उनसे जाके बातचीत करता है जो उस अनुसंधान की समस्या से जुड़े हुए होते हैं। उन सभी लोगों से क्या करता है, वो बातें करता है और मिलता है। ठीक है, बात करते हैं मानवेंद्र नाथ वासु के अनुसार। देखिए वसु जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इस साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि साक्षात्कार हम उसी को कह देंगे कि कोई एक विषय है, उसी को लेकर के दो व्यक्ति आमने सामने हुए हैं, वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसी को हम साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू कह देंगे। ये कौन कहते हैं? वसु महोदय कहते हैं। उसी में बात करें पीबी यंग महोदय जी ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। ठीक है, मतलब ये कौन बताते हैं? पीबी यंग महोदय। इन्होंने इतनी सारी चीजें बताती हैं। क्या मतलब था इंटरव्यू के बारे में? तो मतलब इनका बताने का यही केवल मतलब है कि साक्षात्कार को हम ऐसी क्रमबद्ध पद्धति कह सकते हैं। क्रमबद्ध का मतलब हुआ कि एक के बाद एक क्रम से चलने वाली। ऐसा नहीं कि हम अभी बात कर रहे थे कि खाना बहुत अच्छा बना था और तुम बात करने लगो कि नहीं कल बारिश होने वाली है, तो क्या मतलब हुआ? खाने से बारिश से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। या चुनाव के बारे में बात करने लगो तो क्रमबद्ध तरीके से कि खाना अच्छा था, ठीक है चलो कल क्या बनाया जाएगा, तो कल जो है मौसम खराब होने वाला तो पहले से सामान्य रख लेंगे, फिर बारिश पे आओ, तो वो एक क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे चलेगा। ठीक है, आगे लिखते हैं इसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मतलब एक जो दो व्यक्ति के बीच ही साक्षात्कार होता है, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कि एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। कैसे? इमेजिनेशन रूप में, मतलब इमेजिन करता है, केवल उसी के रूप में क्या होता है उसके अंदर प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। ठीक है, जो कि उसके लिए क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो वो उसके लिए क्या है? अपरिचित है। आगे लिखते हैं गुडे एवं हार्ट महोदय जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। कौन कहते हैं? गुडे एवं हार्ट महोदय बताते हैं कि मौलिक मौलिक रूप से देखें तो जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, जो समाज की अंतःक्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी एक प्रक्रिया है। बस ये बता के गुडे एंड हार्ट महोदय जी क्या होते हैं? हट जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है अनुसूची को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो गुडे एंड हार्ट महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अनुसूची उन प्रश्नों का एक समूह का नाम है जो साक्षात्कार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। मतलब बता रहे हैं कि जब साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, तो एक आदमी एक पेज में अपने प्रश्नों को तैयार करके जाता है। क्या करता है? अपने प्रश्न एक पेज में अपने प्रश्नों को तैयार करके जाता है, एक के बाद एक, कि ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे। तो जो वो प्रश्न तैयार करके जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, जिस पेज में, जिस कॉपी में, उसी को हम अनुसूची का नाम बताते हैं। कौन कहते हैं? ये गुडे एंड हार्ट महोदय जी कहते हैं। उसी में बात करते हैं बोगार्ट्स महोदय के अनुसार, तो उन्होंने बताया है कि अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? संक्षिप्त प्रश्नों की क्या है? छोटे छोटे प्रश्नों की एक रचना होती है, जिसे सामान्यतया सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है। मतलब जो पूछताछ करने वाला है वो अपने पास रखता है तथा अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ साथ भरता है। मतलब बता रहे जैसे जैसे वो अपने सर्वेक्षण में आगे बढ़ता है वो उसको क्या करता रहता है? भरता रहता है।
16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रश्नावली की परिभाषा आपको देनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक पत्रक प्रारूप या पत्रक का उपयोग किया जाता है जिसमें उत्तरदाता स्वयं भरता है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि सामान्य रूप से अगर हम प्रश्नावली का अर्थ लें तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए वह प्रणाली है, प्रश्न का अपने उत्तर प्राप्त करने वाली वो प्रणाली है, या कह सकते हैं वो सिस्टम है, वो पद्धति है जिसमें एक पत्रक, मतलब एक पत्रक जो पूछने वाला होता है, प्रारूप या पत्रक की उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एक प्रारूप, मतलब समझ सकते हैं ना कि एक कॉपी लिया, वहाँ पे एक करके प्रश्न लिख लिया और उनको क्या करता है, जिससे उत्तरदाता स्वयं भरता जाता है। वो क्या करता जाता है मेरे प्यारे दोस्त, अनुसूची में क्या करता था, जो प्रश्न पूछ रहा है वो भरता था, लेकिन प्रश्नावली में जो उत्तर देने वाला है वो खुद भरेगा। ठीक है, इसी के बारे में पीबी यंग महोदय जी ने कहा भी है। क्या कहा है कि मापन योग्य सामाजिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मापन योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन में समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख रूप से सहायक यंत्र के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जेडी पोप महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह, एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत सहायता के ही देना होता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? जेडी और पोप महोदय जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है प्रश्नावली के बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो गई होगी। चलिए 17 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं और आज के आखिरी प्रश्न के बारे में। क्या पूछ रहा है कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए। व्यक्तिगत अध्ययन विधि को आपको, वैयक्तिक अध्ययन विधि, व्यक्तिगत या वैयक्तिक दोनों कह सकते हैं, अध्ययन विधि को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आपके गुडे एंड हार्ट महोदय जी आ जाते हैं, ये नाम याद कर लीजिएगा, हर बार पे हर जगह पे ये अपनी टांग अड़ाए हैं गुडे एंड हार्ट महोदय जी। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद कर लेना है। इसमें लिखना है कि ये कहते हैं कि यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि है। क्या है? ये सामाजिक तथ्य जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको संगठित मतलब इकट्ठा करने की एक विधि है, ताकि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु, मतलब जिसके ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं, वो सामाजिक विषय वस्तु के वैज्ञानिक गुण सुरक्षित रह सके। उसके जो वैज्ञानिक गुण है वो कैसे रह सके मेरे प्यारे दोस्त? सुरक्षित रह सके। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे दूसरे, आप क्या जाते हैं पीबी यंग महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि वैयक्तिक अध्ययन विधि किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विवेचना की पद्धति है। क्या बताते हैं? जो वैयक्तिक अध्ययन विधि है वो किसी सामाजिक इकाई में, जो मेरे प्यारे दोस्त जीवन की खोज, जब जीवन की हम खोज करते हैं तथा विवेचना की पद्धति है, और उनकी जब विवेचना करते हैं तो उसी की एक पद्धति है, भले ही वह इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, संस्कृति, समूह अथवा संपूर्ण समुदाय हो। क्या हो मेरे प्यारे दोस्त? संपूर्ण समुदाय हो। इसी के बारे में बिसेंज तथा बिसेंज महोदय के अनुसार देखें, देखिए जो पीबीएन, जैसे कभी आपने देखा गुडे एवं हार्ट महोदय, तो एक गुडे थे, एक हार्ट हार्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के इस शब्द को कहा था। तो गुडे शायद देखिए कभी कभी पति पत्नी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे बिसेंज तथा बिसेंज के अनुसार, मतलब आप सोच रहे होंगे कि जब बिसेंज नाम था तो एक ही बार विसेंज लिख देते हैं, विसेंज, ये बार बार विसेंज तथा विसेंज क्यों लिख रहे हैं? तो ये इनके पति और पत्नी दोनों के बारे में बात की जा रही है कि विसेंज और उनकी पत्नी भी, दोनों लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, तो विसेंज एवं विसेंज के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है। किसका है मेरे प्यारे दोस्त? गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है, जिसमें एक व्यक्ति, एक स्थिति अथवा संस्था का सावधानी पूर्वक तथा पूर्ण अवलोकन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वैयक्तिक अध्ययन के बारे में भी जानकारी दे पाएंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। अगर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।